नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अबोध तांत्रिक का पार्ट 8। तो पार्ट 8 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं आज की अबोध तांत्रिक पार्ट 8। उधर कुछ ही देर में परी बानो छोटू के लिए जूस और उसकी पसंद का खाना लेकर आती है। उसको खाना खिलाती है। छोटू पूछता है, परी दीदी, मैं यहाँ कैसे आ गया और उन पिशाच और चुड़ैल को किसने मारा? तुमने मारा क्या? छोटू की आवाज़ में परी बानो के लिए विश्वास साफ साफ दिख रहा था। नहीं, मैंने नहीं, तुमने मारा है उनको, परी बानो ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज़ में मिठास और छोटू के लिए सम्मान था। लग रहा था जैसे नतमस्तक हो वो छोटू की शक्ति के आगे। छोटू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। छोटू की आवाज़ में अविश्वास और कौतूहल दोनों थे। परी बानो बहुत सहज भाव से बोली, जब समय आ जाएगा तुम सब कुछ खुद ही समझ जाओगे। फिलहाल तुम खाओ पियो और आराम करो। छोटू, मेरी माँ परेशान हो रही होगी, कहीं पहले की तरह कोई बात हो गई तो? परी बानो, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर परी बानो वहाँ से चली जाती है। खाना खाकर पता नहीं क्यों छोटू को फिर नींद आ जाती है। अब छोटू पहले से कुछ अच्छा अनुभव कर रहा था। दिन और रात का पता न होने के कारण छोटू को यहाँ नहीं पता लगा कि गुफा में उसको कितने दिन हो गए थे। वह 3 दिन से गुफा में बंद था। तीसरे दिन परी बानो आई और बोली, अब समय आ गया है, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर परिजनों ने गुफा के दरवाजे की ओर इशारा किया और एक धमाके के साथ बाहर का पत्थर हट गया। दोनों खुशी खुशी गुफा से बाहर निकले। उसके बाद परी बानो ने छोटू से कहा, तुम अपने आंखें बंद कर लो और हम आकाश के रास्ते तुम्हारे घर जाएंगे। यदि तुम आंखें खोलोगे तो तुमको ऊंचाई से डर लगेगा। छोटू ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर उसको ऐसा लगा मानो वो तेज ठंडी हवाओं पर तैर रहा है। अगले ही पल जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर पर था। छोटू खुशी से दौड़ता हुआ अंदर गया और बोला, माँ माँ, मैं आ गया। गीता हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी और फिर बोली, कौन हो तुम? छोटू तो अंदर है, तुम कौन हो? छोटू, अरे माँ, कैसी बात कर रही हो, मैं ही तो हूँ तेरा छोटू। गीता कभी घर के अंदर देखती, कभी बाहर छोटू को देखती। वो बोली, हो ही नहीं सकता, अभी तो मैं अपने बेटे को खाना दे रही थी, तुम मायावी हो। कहते हुए उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसने दौड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर जाकर छोटू छोटू पुकारने लगी। मगर उसकी हैरत का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब छोटू उसको कहीं नजर नहीं आया। वह यहाँ वहाँ ढूंढती रही मगर छोटू कहीं नहीं मिला। अब उसका दिल बहुत घबराया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कौन सा छोटू मायावी है और कौन सा असली, यह पहचानना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसका दिल बार बार यह पूछ रहा था कि जो छोटू बाहर है वह असली है या जो अंदर था वो असली है। यदि अंदर वाला असली था तो यह कौन है, और यदि असली है तो वह कौन था। तभी छोटू का एक दोस्त वहाँ से गुजर रहा था। उसने छोटू को देखा और देखकर आवाज़ लगाई, अरे छोटू, तू ठीक है ना? हमें तेरी बहुत चिंता हो रही थी, तू कहाँ चला गया था? 3 दिन से तेरा कहीं पता नहीं था, हम सब ने तुझको बहुत ढूंढा। ये बता, तू वापस कैसे आया? ये बात सुनकर तो गीता का कलेजा मुंह को आ गया। उसने जल्दी से छोटू को अंदर बुलाया और उसको अब विश्वास हो गया था कि यह असली छोटू है। उसने छोटू को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन तभी उसके मन में उस लड़के का ख्याल आया 2-3 दिन से रह रहा था। आखिर वह कौन था? गीता ने छोटू से पूछा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? उसका दिल धड़क रहा था। वह सवाल पूछते हुए मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। छोटू कहता है, अरे कुछ नहीं माँ, वो मैं मौसी के घर चला गया था, बस वहीं रह गया था 2-3 दिन। गीता, लेकिन प्रिया ने तो मुझको कुछ नहीं बताया, और यदि तुम वहाँ थे तो फिर वो कौन था जो 3 दिन से यहाँ रह रहा था? प्रिया गीता की छोटी बहन का नाम था जो पास के गांव में रहती थी। छोटू ने हंसकर बात टाल दी, कहा, मैंने मौसी को मना कर दिया था कि
कि वह तुमको कुछ ना बताए। गीता उस समय तो चुप हो गई, लेकिन उसके मन में यह सवाल बराबर चलता रहा कि आखिर वह लड़का कौन था जो छोटू की जगह यहाँ रह रहा था। उसने मन मन में ढैया बाबा के पास जाकर इस बात का पता लगाने का निश्चय किया। उसको यह पता नहीं था कि वो क्या करने जा रही है। उसने इस बारे में किसी से कोई चर्चा न करने का फैसला किया। उधर हर दिन की तरह छोटू फिर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकल पड़ा। उसने परी बानों से मिलकर उन सारी बातों को जानने का मन बनाया जो उसके साथ हुई थी। उसने परी बानों को याद किया। परी बानों तुरंत आ गई, बोली, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? छोटू, परी दीदी, यह बताओ मैं गुफा में कैसे पहुंचा और मेरे पीछे पिशाच और चुड़ैल कैसे लग गए, और यह किस गुरु की बात कर रहे थे? परी बानों ने हंसकर कहा, यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। वह जो भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुमको किसी प्रकार भी अपनी माँ को ढैया बाबा के पास जाने से रोकना है, वरना तुमको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। छोटू, लेकिन माँ ढैया बाबा के पास क्यों जाना चाहती है? परी बानो, उसके मन में कुछ सवाल हैं, उन्हीं सवालों के जवाब ढैया बाबा से लेना चाहती है। समय आने पर उसको अपने सभी सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। छोटू कहता है, अच्छा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इतना क्या कि परी बानो कहाँ से गायब हो जाती है। छोटू मन में सोचता है कि माँ से किस तरह बात करें और उनको बाबा के पास जाने से रोके। इधर ये बात चल रही थी कि उधर छोटू का घर पर ना पाकर गीता को मौका मिल गया और वो ढैया बाबा के डेरे में जा पहुंची। ढैया बाबा, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो तुम। माई, मुझको यकीन था तुम जरूर आओगी। ढैया बाबा कहते हैं, आ गई तुम, मुझको पता था तुम जरूर आओगी। गीता कहती है, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। ढैया बाबा, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। तुम यही जानना चाहती हो ना कि जब तुम्हारा बेटा छोटू घर पर नहीं था तो वहाँ जो लड़का था वह कौन था? गीता कहती है, हाँ बाबा, आपने तो बिना पूछे ही मेरे मन की बात बता दी। जय हो बाबा आपकी। ढैया बाबा, सुनो देवी, मैं बताता हूँ तुमको सच। तुम्हारे बेटे के ऊपर एक शक्ति ने कब्जा कर रखा है। वो शक्ति वैसे तो बहुत ताकतवर है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे बेटे को मिली कैसे? वर्षों तप करने के बाद भी नहीं मिलती ऐसी शक्ति। रहा सवाल तुम्हारी शंका का, तो सुनो, जो लड़का तुम्हारे घर में था वह छोटू नहीं, उसका हमशक्ल था। यूँ समझ लो, उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब, जिसको हम तांत्रिक लोग छाया पुरुष कहते हैं। बाबा ने अपने ज्ञान का प्रचार करते हुए गीता को समझाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में कठोरता और दृढ़ विश्वास था। यह छाया पुरुष क्या होता है? गीता की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। यह जिन्नात और इंसान में सबसे शक्तिशाली होता है। कोई भूत पिशाच, साकनी, टाकनी, चुड़ैल, परी, मुकिल उसके आगे कुछ भी नहीं है। यह ऐसा जिन है जो जन्म के समय से मृत्यु होने तक इंसान के साथ रहता है। उसका बिल्कुल हूबे हू प्रतिबिंब। कुछ लोग इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। गीता कहती है, हाय रे बाबा, क्या यह वह शक्ति है जो मेरे बच्चे पर हावी है? ढैया बाबा, यह तो अभी मुझको भी नहीं पता, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। गीता, बस बाबा, जो भी हो, मेरे बच्चे को इस शक्ति से मुक्ति दीजिए। मुझको इसके लिए क्या करना होगा? ढैया बाबा कहते हैं, बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। यह ले हकीकी माला, जो रात को तेरे बेटा सो जाए, यह माला उसके सिर से 3 बार उतार कर मेरे पास ले आना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने बहुत भरोसा दिलाते हुए कहा, जबकि उसकी वाणी में कुटिलता साफ साफ झलक रही थी। इसके बाद माला लेकर गीता बाबा की जय जयकार करती वहाँ से चली जाती है। साध्वी रश्मि, बाबा आपने तो हाथ आई मछली को जाने दिया। साध्वी शशि, अरे बाबा, उस औरत को कैद कर लेते, यहाँ वो लड़का खुद आकर आपके चरणों में सिर रख देता। ढैया बाबा, अधीर न हो कन्या, पहले जरूरी है कि उसकी शक्ति को जान ले, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। यदि बिना जाने मैं उसको यहाँ आने पर विवश करता तो हो सकता है किसी संकट में पड़ जाता। देख लो बाज का क्या हाल हुआ था। बाबा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। स्त्री को रिझाने के लिए अपना बल दिखाकर पुरुष को जो संतोष मिलता है वो बाबा के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। उधर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए छोटू
आज कुछ दूर निकल गया। वो रास्ता गांव से बाहर शहर से जोड़ता था और उस रास्ते के सहारे एक रेल की पटरी भी गुजरती थी जो उसके गांव से भी होकर जाती थी। लौटते समय छोटू अपने दोस्तों के झुंड से थोड़ा अलग हो गया। उसने देखा कि रेल की पटरी के किनारे कुछ भिखारी भीख मांग रहे हैं। किसी के पास खाना नहीं, किसी के पास कपड़े नहीं, कोई दवा के पैसे मांग रहा है, कोई अपने किसी रिश्तेदार के लिए कफन। छोटू को बहुत दुख हुआ। उसने मन में सोचा कि काश इनको खाना, कपड़ा और पैसा मिल जाए जैसे परिवारों ने मुझको दिया था। इतना सोचा था कि भिखारी में भगदड़ मच गई। वो गिरते पड़ते, रोते चिल्लाते भागने लगे। कोई बोला, भूत भूत, बचाओ बचाओ। कोई बोला, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, हम यहाँ नहीं आएंगे। किसी के मुंह से निकला, अब कभी झूठ बोलकर भीख नहीं मांगेंगे। सब अपना अपना सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। उनका खाना, कपड़े और पैसे सब वहाँ पड़े रहे। छोटू को बहुत अजीब लगा। अगले दिन छोटू की मुलाकात परी बानो से हुई। छोटू ने सारी बात बताकर उससे पूछा, बताओ परी दीदी, वो अपना खाना और कपड़े छोड़कर क्यों चले गए? वो तो ये सब मांग रहे थे। परी बानो हंसकर बोली, तुम बच्चे हो इसलिए नहीं समझे। उनको लगा कि कोई भूत यह सब कर रहा है, इसलिए वो भाग गए। छोटू बहुत भोलेपन से बोला, अरे हाँ दीदी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, लेकिन अब मैं उनकी मदद कैसे करूँगा? परी बानो ने कहा, मैं बताती हूँ। इतना कहकर उसने छोटू के कान में कुछ कहा और छोटू खुशी से उछल पड़ा। वाह, क्या आइडिया है दीदी। अगले दिन रेल की पटरी पर फिर से कुछ भिखारी बैठे दिखाई दिए। हालांकि पहले से उनकी संख्या डर के कारण कम थी। छोटू भी वहाँ था। तभी सबने देखा कि एक लंबी सी गाड़ी वहाँ रुकी। उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकली। उसने सबको भरपेट खाना दिया और कुछ कपड़े दिए। जिसने पैसे मांगे उसको पैसे की गुड़िया दी। उसके बाद वो लड़की वापस गाड़ी में बैठी और गाड़ी चल दी। आज सब भिखारी इतने खुश थे कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। कोई नाच रहा था, कोई खुशी के आंसू रो रहा था। इतना ही नहीं, भिखारियों के जिस झोले में रोटी के टुकड़े और कबाड़ भरा हुआ था वो नोटों से भर गया। अब छोटू घर आ गया। रात का समय हो गया और रात को गीता को बेसब्री से इंतजार था। गीता ने जल्दी से खाना लगा दिया ताकि सब जल्दी सो जाएं। रात को जब सो गए तो गीता छोटू के पास ध्यान से गई। उसने अच्छे से देखा कि छोटू सो रहा है कि नहीं। फिर चुपके से वो हकीम की माला जो ढैया बाबा ने गीता को दी थी सोते हुए छोटू पर 3 बार उतारी और जल्दी से उसको एक कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख लिया। सुबह होते ही गीता जल्दी जल्दी भोला और छोटू को काम के लिए विदा किया ताकि ढैया बाबा के पास जा सके। ढैया बाबा ने भी आंखों ही आंखों में रात काटी। वो भी तड़प रहे थे ये जानने के लिए आखिर छोटू के पास कौन सी ताकत है, लेकिन होना तो कुछ और ही था। गीता बाबा जी के डेरे पर जा पहुंची। गीता कहती है, महाराज जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। ढैया बाबा शाबाश, तुम बहुत बहादुर स्त्री हो। लाओ मेरी माला दिखाओ जल्दी। ये लीजिए बाबा। गीता ने यह कहकर माला वाला कपड़ा बाबा की ओर बढ़ा दिया। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।